हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले आप ये स्क्रीन पे लिखे हुए क्वेश्चंस को पढ़िए, क्या आप उनको मेमोराइज कीजिए कि आपने किसी एग्जाम्स के अंदर इनको फेस किया है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिला होगा, एसएससी के हो गया, रेलवे के हो गए, जितने आपके स्टेट के एग्जाम होते हैं। तो जो स्टूडेंट नॉन साइंस फील्ड से होते हैं, मतलब कि जिन्होंने 12th में साइंस नहीं पढ़ी होती, तो जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो कुछ खास वो समझ नहीं पाते, और जब एग्जाम आता है एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, रट्टे मार के जाते हैं, तो ये क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीके से और बिल्कुल एक कहते हैं ना सरल भाषा में आपको बता दूंगा, और आपका ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे ऐसे इस प्रकार के, और आपको कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे आप हमेशा इनको सही करके आओगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो जब भी ग्रेविटी और ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो जो साइंस वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम आता है, और वो होता है व्यक्ति कौन? न्यूटन। और एक घटना याद आती है कि जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उसके सिर पे एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो उसके सिर पे जो है एक सेब टूट के गिरता है, और तब उसके दिमाग में आता है कि भाई ये एप्पल है जो ये नीचे ही टूट के क्यों गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो इसीलिए वो एक फोर्स की खोज कर देता है, और उस फोर्स का नाम वो रख देता है क्या? ग्रेविटेशन। यहाँ पे एक चीज मेंशन जरूर करना चाहूंगा दोस्तों, आप कभी पढ़ना भास्कराचार्य के बारे में और आर्यभट्ट के बारे में, जो कि न्यूटन से भी जो है 1100 साल पहले पैदा हुए थे। तो उन्होंने अपने वैदिक में, अपने ग्रंथों में जो है ग्रेविटेशन का जिक्र किया है, ग्रेविटेशन को खोजा है। और साथ के साथ हमने गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ा होगा, भास्कराचार्य ने ग्रेविटेशन को एज अ गुरुत्वाकर्षण अपने जो है लेखों में यूज किया है। तो अब चूंकि भाई वेस्टर्न एजुकेशन है, तो वेस्टर्न के जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के साथ ही हमें जो है ये लॉ वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, तो इसलिए हम न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूटन ने क्या कहा। न्यूटन क्या कह रहा था भाई, ये जो ब्रह्मांड है ना पूरा का पूरा, ठीक है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, ठीक है। अब एग्जांपल पे आप ये सामने देख लीजिए, ये हमारी क्या है? पृथ्वी, और ये हमारे क्या है? चंद्रमा। अब न्यूटन क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट दोनों स्पेस में हैं, अर्थ और मून, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। और ये जो अपनी तरफ एक दूसरे को खींचते हैं, अब खींचने के लिए जोर चाहिए ना, आपको जोर लगाना पड़ेगा। उसी जोर को इसने क्या नाम दे दिया? उसी जोर को इसने दे दिया ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक बात बताइए मेरे को, एक तो भाई मोटा सा एक तो भाई पूरा पहलवान व्यक्ति, और एक है थोड़ा मीडियम से व्यक्ति, ठीक है, कमजोर व्यक्ति आप लगा लीजिए। तो यदि वो दोनों रस्सा खिंचाई कंपटीशन में जाते हैं तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है, जिसमें ज्यादा वजन है यार, उसमें ज्यादा जोर है, वो उसकी खींच को, पतले वाले को साथ ले जाएगा अपने खींच के। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट के केस में आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसमें जो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मास और वेट बिल्कुल एंड देसी भाषा में आपको समझ में भी आ गया था। जिसको नहीं समझ में आया वो पिछली वीडियो देख लेना जाके। तो भाई हमारी जो अर्थ है उसका मून से क्या है? मास ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब यहां पे दो चीजें आ जाती हैं। यदि मान लीजिए जो रस्सी है वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो उसको आप यदि आप थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है, तो आप देखना उसको खींचने में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को आसानी होती है। अब उस रस्सी को आप मान लीजिए आप आधी किलोमीटर लंबी कर दो और उसको बोलो भाई अब खींचो इसको, तो जब वो उसको खींचेगा तो उसको क्या लगेगा? जोर जो वो लगाएगा, बट उसका असर क्या होगा? कम होगा। तो यही हमें जो है अपने यूनिवर्स में देखने को मिलता है। तो ये क्या क्या होता है, ये जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ये आपका फिर जो है उन दोनों के बीच, जो ऑब्जेक्ट है आपके, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें भी निर्भर करता है। तो इसीलिए जो आपका फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यहां पे, जिसको Fg से डिनोट किया है, वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके किसके? जो मास है दो ऑब्जेक्ट का, दो ऑब्जेक्ट का मास, जैसे हमारी जो अर्थ है इसका मास इसने माना है me, और जो हमारा मून है इसका मास इसने माना है mm। सो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। यहां पे me इंटू mm हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है उससे भी असर पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। तो जितना ज्यादा आपका क्या डिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा इफेक्ट ऑफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का कम होगा। इसलिए जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है। ध्यान रखना,
इस केस में, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले केस में, जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के सेंटर से मापा जाता है, सेंटर ऑफ मून और सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो यहां से यदि मैं इक्वेशन लिखूं, एफ जी मेरा किसके बराबर, किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ एम ई इंटू में एम एम डिवाइड बाय में आर स्क्वायर, जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब मैथ जिसने पढ़ा वो जानते हैं, जब भी हम जो है इस प्रोपोर्शनल को सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आती है, वो होती है कांस्टेंट। और इस केस में जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, उसने कांस्टेंट वैल्यू को इसमें नाम दे दिया गया है जी। और ये किसके बराबर हो जाएगी इक्वेशन? एम ई इंटू एम एम डिवाइड बाय में जो इनके बीच का डिस्टेंस है आर स्क्वायर, और ये एफ जी, ये हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये जो जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। इसकी वैल्यू, ये आपसे पूछा गया है, जो ये ग्रेविटेशनल वैल्यू, जो ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किसने दी थी? इसको नोट कर लीजिए। इसकी वैल्यू दी थी, मैं इनको साफ कर रहा हूं सारे को, इसकी वैल्यू दी थी हेनरी कैवेंडिश ने। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, वापिस इसी पे आते हैं हम। अब यहां से हमने एक चीज सीख लिया, जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो ऑब्जेक्ट के मास के, उनके मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ये हमने सीख ली। अब आपसे क्या पूछता है कि जब आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब ये इंपॉर्टेंट है। जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स मैं मान रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स का आप जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो, छोड़िए मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो किसी भी यूनिट की जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो यदि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें निकालते वक्त, ठीक है, जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है? आपको ऑप्शन दे देगा नीचे, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस, ठीक है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस का प्रोडक्ट, उनके मासेस का सम, या फिर उनके मासेस का स्क्वायर रूट, इस प्रकार से आपको वैल्यू दे देगा। तो आपको पता है किसके होता है? प्रोडक्ट के। दूसरा आपको पता है कि जो आपका जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके। ठीक है, तो इससे आपको क्या दे देगा ऑप्शंस के अंदर कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नॉट डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इस प्रकार से आपको कंफ्यूज कर देगा। तो यदि आपके दिमाग में ये इक्वेशन है तो इससे आप आसानी से उसके आंसर सारे दे पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो अर्थ के ऊपर होता है, भाई आपने सुना था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, तो एक पॉइंट के लिए वो वहां पे जाके स्थिर होता है, बाद में जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो जो अभी मैंने आपको ग्रेविटेशन बताया, ग्रेविटेशन क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन अर्थ के केस में हम क्या कह देते हैं कि अर्थ के आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम उछालते हैं, या अर्थ जिनको अपनी तरफ खींचती है, तो जो अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को फिर हम बोल देते हैं ग्रेविटी। और वैसे यूनिवर्सल लॉ में इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। ये पिक्चर हमने बायजू से ली है आपको समझाने के लिए, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है जो बच्चे इसको यूज कर सकते हैं साइंस सीखने के लिए। नेक्स्ट है आपका, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा भी होगा प्लैनेट्स का, यदि आपने चैप्टर पढ़ा हो जियोग्राफी में, कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ठीक है, और जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो सूर्य का है, वो सारे प्लैनेट्स को एक ऑर्बिट में बांधे रखता है। आखिर ऐसा कैसे? यदि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े सूर्य के चारों ओर जो प्लैनेट घूम रहे हैं, और कैसे वो जो है सारे प्लैनेट सूर्य में समा नहीं जाते और फूट नहीं जाते, जल नहीं जाते, बर्न नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते? ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए आप एक सिंपल सी चीज कीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, अपने अभी आप जहां पे खड़े हो एक सुई का धागा लीजिए, धागे के साथ एक आप कोई भी छोटी मोटी रबड़ की या प्लास्टिक की बॉल पड़ी होगी, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, उसको धागे से बांध लीजिए। अब बैठे बैठे उस धागे को घुमाइए आप। ठीक है, तो अब देखिए आपने उस धागे को पकड़ा हुआ है और वो धागा घूम रहा है। तो वो जो जहां से आपने उसको पकड़ा है उसको आप मान लीजिए सूरज, ये है सूरज। अब
देखिए जो आपका धागा जैसे आप उसको घुमा रहे हो तो धागे में खिंचाव पड़ रहा है, ठीक है, तो वो खिंचाव क्या है, गेंद के ऊपर पड़ रहा है, तो वो एक फोर्स है, क्या, सन का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है सन का, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चूंकि उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है, इसके बावजूद आपका जो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, घूमे जा रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसके ऊपर लग रहा है। तो इसकी वो क्यों घूम रहा है, क्योंकि अब वो उसकी तरफ आ क्यों नहीं रहा, आपकी तरफ, जहां से आपने उसको धागे से पकड़ा हुआ है वो उस धागे की तरफ, सेंटर की तरफ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्या है, मोशन में है। किसमें है, मोशन में है। तो इसीलिए जो आपके सारे प्लेनेट है वो ऑर्बिट के चारों ओर घूम रहे हैं, वो मोशन में है, इसलिए वो सन के अंदर नहीं टकरा सकते। दूसरा, अब एक काम कीजिए, आप उस धागे को काट दीजिए, घुमाते घूमते घूमते उस धागे को छोड़ दीजिए, या फिर आप उस धागे को छोड़ दीजिए घुमाते घुमाते, तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट अब एक सर्कुलर मोशन में नहीं घूमेगा, अब वो कट गया है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो वो सीधा एक डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उसी तरह हमारे प्लेनेट हैं, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सन का प्लैनेट्स के ऊपर खत्म हो जाए, तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सीधा एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे स्पेस के अंदर। आप जानते हैं स्पेस तो एक पूरा वैक्यूम है, कोई एटमॉस्फेयर उसके अंदर है नहीं, तो आप जानते हैं वैक्यूम के अंदर कोई, या फिर स्पेस के अंदर कोई चीज चलती जाती है एक डायरेक्शन में, तो जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, तो वो सीधी एक दिशा में चलती रहती है। तो ऐसे प्लैनेट भाई फिर सीधे भटकते फिरेंगे स्पेस के अंदर। तो ये कंसेप्ट होता है, इसी वजह से जो है हमारे प्लेनेट मोशन की वजह से जो है, मैंने बताया आपका जो ग्रेविटेशनल पुल, ये सारा एग्जांपल आपको समझ आ गया ना, बस इसलिए जो हमारे प्लेनेट हैं वो सूर्य के अंदर नहीं घुमाते और नहीं फटते, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो व्यक्ति, आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि एक व्यक्ति का वेट होता है जो, वो इक्वेटर पे ज्यादा होता है या फिर हमारा पोल्स पे ज्यादा होता है, ये आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले तो आपने वेट पता होनी चाहिए कि वेट होता क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को जाइएगा और जरूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ वेट होता क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे आप उछालते हो, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उछाला, ठीक है, तो एक पोजीशन ऐसी आती है जहां पे वो पूरा बिल्कुल हवा में टिक जाता है कुछ क्षण के लिए, उसके बाद ही नीचे आता है। तो जब वो नीचे कब आता है, जब उसको अर्थ खींचती है, अर्थ का ग्रेविटी उस पर लगता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, वेलोसिटी मैंने आपको समझाया था बिल्कुल सिंपल भाषा में पिछली वीडियो में, कि जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है वहां पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब चूंकि ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को खींच रही है, तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हो रहा है। अब जब एक्सेलरेशन हो रहा है तो इस केस में जो आपका फोर्स है जिसे अर्थ खींच रही है, ग्रेविटी जिसे खींच रही है, तो उस ग्रेविटी की वैल्यू, उस फोर्स की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, मैंने आपको बताया था कि उस केस में आप वैल्यू कैसे निकाल लोगे, कि जो आपका मास होगा उसको यदि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इससे यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी वो वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जो अर्थ की ये तो शेप है, ये फेक शेप है, ये आपको फिल्मों में दिखाई जाती है। अर्थ की जो रियल शेप है वो ये, अर्थ की जो रियल शेप है दोस्तों वो जियोइड है, जियोइड, ना कोई वो स्फेयर है ना कोई वो गोला है, एक्चुअल इमेज ये है। तो यहां पे देखिए ये आपका क्या है, ये है हमारा इक्वेटर। तो यहां से यदि आप पाओगे इक्वेटर के इन कोनों पे से देखिए, अर्थ हमारी क्या है, बाहर की तरफ निकली हुई है, देखिए बाहर की तरफ ये सारी, ओके। और यहां पे यदि आप देखोगे ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है और ये जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा में नहीं दिख रहा, ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर से फ्लैट हो रखा है, यानी कि दबा हुआ है। अब इसको एग्जांपल समझने के लिए आप एक काम कीजिए, बच्चों की जो बॉल होती है प्लास्टिक की, जो कि हम प्लास्टिक वाले बैट से बच्चे खेलते हैं जिस बॉल से, उसको आप लीजिए अपने हाथ में, उसको हथेली पे रखिए और दूसरी हथेली उसको ऊपर रखिए और उसको थोड़ा सा अंदर से प्रेस कर दीजिए जोर से, ऊपर नीचे से, तो उसका नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा फ्लैट हो जाता है। तो अब वो आपकी एक अर्थ की शेप आप उसको मान के चलिए। अब एक चीज मेरे को बताइए दोस्तों, यदि यहां पे, मैं सारा साफ कर रहा हूं, यहां पे यदि आप खड़े हो इक्वेटर पे और आप पोल पे खड़े हो, ठीक है, तो जो ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो फोर्स आपके ऊपर लगेगा कहां से ज्यादा लगेगा, सोच के बताइएगा इसको। देखिए यहां पे है अर्थ का सेंटर, ठीक है। सो यदि आप इक्वेटर पे खड़े हो तो आपका जो डिस्टेंस है वो सेंटर, अर्थ के सेंटर से क्या है,
ज्यादा है। और यदि हम पोल्स पे खड़े हैं, चूंकि पोल्स का हिस्सा नीचे के ऊपर दबा हुआ है, वहां से आपका जो अर्थ का सेंटर है वहां से आपका डिस्टेंस क्या है, थोड़ा कम है। तो यहां पे जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी थोड़ा ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन। और यहां पे आपका एक्सेलरेशन थोड़ा कम होगा, इतना भी कम नहीं होता कि आपका इक्वेटर पे बेस वेट जो है 20 न्यूटन है तो वहीं आपका वेट जो है पोल्स पे जाके 10 न्यूटन हो जाएगा, नहीं, कुछ ही पॉइंटों में फर्क होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, इसलिए अब मैंने आपको वेट बता रखा है क्या होता है, वेट mg। तो g की वैल्यू इक्वेटर पे और पोल्स पे, जो इक्वेटर पे वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की, और जो पोल्स पे होती है वो कम होती है, जबकि पोल्स वाली ज्यादा होती है। तो इसलिए वेट आपका जो है पोल्स के ऊपर ज्यादा होता है। ये चीज क्लियर आ गई? ठीक है, अब आपसे एक चीज मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था, जब ये वाला सन और जो प्लेनेट है उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था रेलवे में, ये जो प्लैनेट्स हैं जब ये सूरज के नजदीक आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ये इस प्लेनेट का ऑर्बिट है, तो जब ये सूरज के नजदीक आ जाते हैं तब इनकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? तो उसके इसमें हमेशा ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज के पास आ गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, इसको सिंपल से ऐसे लॉजिक्स तो कुछ नहीं, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए। हाँ, उसको डर लग रहा है भाई वो सूरज के पास आए, कहीं वो उसको खा ना ले, तो वो क्या करता है, इतने में सूरज के पास से जल्दी जल्दी से भागने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हो गया है, उसको डर लग रहा है, उसको बहुत गर्मी लग रही है कि भाई सूरज उसको खा ना ले, तो इसलिए वहां से वो भागने की कोशिश करता है, और आप भागते हैं तो तब आपकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो इसलिए जब प्लैनेट सूर्य के पास आते हैं तब उनकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ऑर्बिट की। नेक्स्ट है भाई आपका, अब हम बात करते हैं वेट। आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछता है, भाई ये बताइए, यदि आपका वेट धरती के ऊपर जो है 60 का है, और वही वेट आपका चंद्रमा पे जाके कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिए, जो ग्रेविटी, यहाँ पे भी ग्रेविटी का ही खेल है, यहाँ पे जो चंद्रमा के ऊपर ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 6वां हिस्सा है, यानी कि 1/6 है। क्या है? 1/6। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, मून्स के ऊपर यदि अर्थ से कम ग्रेविटी है तो वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। वहां पे देखा होगा कि चंद्रमा पे आपका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, आप पढ़ते हैं क्यों नहीं है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यदि जो है उसकी ग्रेविटी कम है, आपने एक वेलोसिटी सुनी होगी, एस्केप वेलोसिटी। अब ये एक नया कंसेप्ट क्या है, एक एस्केप वेलोसिटी का, इसको आप कुछ ऐसे समझ लीजिए सिंपल सी भाषा में। आप धरती पे खड़े हैं, धरती से आप कोई बॉल फेंकते हैं, मान लीजिए आपने वो बॉल इतनी स्पीड से फेंकी वो धरती पे कभी वापस ही नहीं आई, वो स्पेस में चली जाएगी, यानी कि उसने क्या किया, अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप करके वो स्पेस में चली गई। तो जिस वेलोसिटी से आपने उस ऑब्जेक्ट को फेंका है उसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो ये एस्केप वेलोसिटी चंद्रमा पे क्या है, बहुत ही कम है अर्थ के मुकाबले, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी की वजह से पुल नहीं हो पाता, इसलिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो जल्दी और कम वेलोसिटी से जो है चंद्रमा के एटमॉस्फेयर से निकल के चला जाता है। अब वहां पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है भाई, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसे बनता है, आपने देखा होगा, एटमॉस्फेयर गैस के मॉलिक्यूल्स का ही बनता है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स चंद्रमा पे इतने गर्म हो जाते हैं तो उनकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है, जो उनकी जो चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए वहां पे कोई भी जो है मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल टिक नहीं पाते, और जिसकी वजह से वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि आप यदि लिफ्ट में हैं, ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो आपका वेट इंक्रीज होता है, आपको ज़्यादा महसूस होता है। लिफ्ट नीचे आ रही है तो आपको कम महसूस होता है। यदि लिफ्ट टूट जाए तो आपका वेट कितना होता है, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए सिंपल सी भाषा में, ज़्यादा मैं यहाँ पे आपके साथ कोई अपेरेंट वेट वगैरह या फिर ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं यूज़ करने वाला, सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ यार। जब आप लिफ्ट ऊपर जाती है, ठीक है, तो ये व्यक्ति जो खड़ा है यहाँ पे सुपरमैन, इसका मास क्या है, m, और इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, वो होता है g। तो ये mg इसका क्या बन जाता है, वेट। एक तो ये वेट आपको महसूस होगा, दूसरा लिफ्ट ऊपर जा रही है आपकी, ठीक है, क्या जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो व्यक्ति का मास क्या है,
m है। दूसरा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, ऊपर जा रहे हो आप, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब स्टैटिक से आप कोई भी स्टैटिक से आप वेलोसिटी के अंदर जाते हो, जब वेलोसिटी चेंज होती है जीरो से अब कुछ वैल्यू पे आ रही है, तो उस केस में आप एक्सेलरेशन आप मान के चलिए आपका क्या है, a, ठीक है। तो इस तरह आप कितना फोर्स महसूस करोगे, तो m इंटू ए आपका फिजिक्स में क्या होता है, फोर्स। ये मैं आपको आगे अगली वाली वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए फिर आप कितना फोर्स यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, mg प्लस ma। एक तो आप अपना वेट महसूस कर रहे हैं, दूसरा ये फोर्स, तो इसलिए आप यहाँ पे ज़्यादा वेट महसूस करते हैं। दूसरा, जब आपकी लिफ्ट नीचे आती है, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों क्या होता है, उस केस में जो हमारा ये एक्सेलरेशन होता है, ये जो फोर्स हम महसूस करते हैं, ये हमारे एक्चुअल वेट से, जो एक्चुअल वेट हम महसूस कर रहे हैं उसमें से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि अब एक्सेलरेशन हमारा क्या है, डाउनवर्ड है। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, वेट कम महसूस होता है। दूसरा, यदि हम हमारी रस्सी ही टूट जाए, लिफ्ट ही टूट जाए, तो उस केस में हम फ्री फॉल, नीचे आके गिरते हैं। उस एक केस में क्या होता है, लिफ्ट भी नीचे गिर रही है आपकी, ठीक है, और लिफ्ट नीचे जब गिर रही है, लिफ्ट को नीचे खींच कौन रहा है, अर्थ खींच रही है, तो अर्थ की वजह से लिफ्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। दूसरा, लिफ्ट के अंदर व्यक्ति है, वो भी नीचे गिर रहा है उतनी स्पीड से, ठीक है, और वो क्या है, वो भी अर्थ के पुल से ही नीचे गिर रहा है, तो उसका भी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जो आपका एक्सेलरेशन है, फोर्स जो आपके ऊपर लग रहा था, ठीक है, उसका भी एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी कि जी आपका किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है। तो उस केस में जो आपका रिजल्टेंट फोर्स निकल के आता है, ये जो भी फोर्स आपके ऊपर लग रहा था, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यानी कि इस केस में आपको जो वेट होता है दोस्तों, वो क्या होता है, महसूस ही नहीं होता। तो वेटलेसनेस की कंडीशन होती है, जैसे कि ग्रेविटी खत्म हो गई है और आप लिफ्ट में क्या कर रहे हो, तैर। तो अब यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गेव द एक्सपेरिमेंटल वेलोसिटी, नहीं वैल्यू, वैल्यू वैल्यू ऑफ जी। जी मैंने अभी आपको बताया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने आपको बताया था F इज इक्वल टू जी इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस और डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम जो होता है उसका स्क्वायर। तो इस केस में ये जो जी है आपका, इसकी वैल्यू किसने दी थी, हेनरी कैवेंडिश ने दी थी, ठीक है, 1798 के लगभग इसने ये वैल्यू दी थी। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द प्लेनेट कम नियर द सन मूव्स, तो जब, अभी मैंने आपको बताया था, ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाते हैं तो उनके ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो क्या करती है, फिर वो तेजी से इंक्रीज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अभी मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कहाँ पे ज्यादा होगा। अभी आपका मैंने बताया था वेट जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा और आपके वेट की वैल्यू जो है ज्यादा निकल के आएगी। तो वहां मैंने आपको कहाँ बताया था, इक्वेटर पे। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। सॉरी, इक्वेटर पे नहीं, पोल्स पे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है आपकी वो ऐसे जियोइड सी की शेप में है, तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस होता है अर्थ के सेंटर से पोल्स पे वो कम होता है एज कंपेयर टू आपके इक्वेटर पर, इसलिए जो आपके पोल्स के ऊपर आपका वेट होता है वो ज़्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका, देर इज नो एटमोसफेयर ऑन द मून। अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एटमोसफेयर क्यों नहीं है, इसकी वजह से क्योंकि वहाँ के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एस्केप वेलोसिटी जो चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पे कोई एटमोसफेयर में हवा मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं टिक पाते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक मैंने देखा था कि जो आपका ये जो होता है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर इसका मल्टी डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा था, मल्टी डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको हम MLT की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यदि आप चाहोगे तो मैं मल्टी डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको पर वीडियो बना दूंगा यदि आप चाहोगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं, देखिए ये मैंने आपको इक्वेशन बताई थी अभी अभी, ठीक है, इसमें आपको इसका ग्रेविटेशनल फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे यदि हम जी का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला निकालना है तो हम इक्वेशन को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब इस केस में देखिए, यदि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला निकालना है तो आपको मास चाहिए, लेंथ चाहिए, टाइम चाहिए। तो इस केस में तो अब जो फोर्स होता है आपका, फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया था, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन
टाइम। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया था बिल्कुल। तो इस केस में आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, और नीचे जो आपका चेंज ऑफ टाइम है, वेलोसिटी मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट को तो हम डिस्टेंस से मापते हैं, डिस्टेंस के लिए हम एल यूज करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला में, तो मास के लिए एम यूज हो गया, और जो आपका वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वेलोसिटी, तो उसके लिए हम एल यूज कर रहे हैं। तो टाइम का तो नीचे पहले टी था, और जो वेलोसिटी का एक और टाइम निकल के आ गया टी, ठीक है। तो एम एल टी माइनस टू। आप सोच रहे होंगे दो टी कहाँ से आ गए, मैंने बताया मास क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं एल से, तो डिस्टेंस की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह तो एल आ गया ऊपर, और वो टाइम भी तो नीचे लिखेंगे ना टी, और एक टाइम यहाँ पे नीचे पहले था, तो दो टी हो गए, तो इसलिए आपका ये हो गया एम एल टी माइनस टू। अब जी किसके बराबर था, एफ का हमने निकाल लिया, क्या निकाला, एम एल टी माइनस टू, और जो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस को हम एल से मापेंगे तो एल का स्क्वायर हो गया। नीचे हमारे पास क्या है, एम वन इंटू एम टू, मासेस होंगे तो इनको हम एम से डिनोट कर देंगे। एक मास से आपका जो है एक मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जब ये एक मास आपका ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू लेगा एम माइनस वन, ठीक है। और ये जो नीचे आपका एल स्क्वायर है ये भी ऊपर, नहीं हमने एल स्क्वायर तो गुणा करेंगे ना, एफ एफ की एम एल टी माइनस टू आया था, तो एल इंटू एल स्क्वायर करेंगे तो एल क्यूब हो जाएगा वो, एल क्यूब। और जो आपका फिर क्या बच गया हमारा, एक टी, नीचे टी स्क्वायर बच गया ना, तो वो ऊपर आके जगह माइनस में हो जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। तो आगे देखिए ये पूछा गया था डिमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, ये डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था आपसे, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया है अभी, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। तो कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।